Brought to you by BPCL, Bharat High Star Cooking Stove. Bharat High Star Stuff. Save more, serve more. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। हिसाब किताब के इस नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं ईएमआई के ऊपर, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स। ये कहा जा रहा है कि अब कम नहीं होगी, तो इसका असर आपकी जेब पे क्या पड़ेगा, इस पर बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ शो के आखिर में लेंगे आपके सवाल, जो हमने पिछले वीक म्यूचुअल फंड्स के ऊपर चर्चा की थी, उस पर जो आपके सवाल आए हैं वो भी लेंगे। और इस चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे साथ मौजूद है तक चैनल्स के मैनेजिंग एडिटर मिलिंद खांडेकर जी। सर नमस्कार। सर सबसे पहले तो मैं दो बयान बता दूं जो पिछले सप्ताह आया था। एक तो फेड गवर्नर क्रिस्टोफर वॉलर ने कहा कि मौजूदा समय को देखते हुए ब्याज दर में कमी की गुंजाइश जो है वो नहीं के बराबर है। इसके बाद मार्केट ने नेगेटिवली रिएक्ट किया और ब्याज दर जो है वो कम नहीं होगी। इसको सुनते ही बाजार जो है 1600 अंक नीचे गिर गया। उसके बाद जो दूसरा बयान आता है वो बयान आता है आरबीआई गवर्नर की तरफ से। शक्तिकांत दास ने कहा कि रेट कट पर अभी कोई विचार नहीं हो रहा है। ये दो बड़े बयान, इसको मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को समझाइए बाजार की दृष्टि से, साथ ही साथ ईएमआई के लिहाज से भी। तो ये जो दोनों बयान जिनकी आपने चर्चा की जी, तो इस महीने के आखिर में जो रिजर्व बैंक, जिसको आप कहते हैं फेड रिजर्व, जो वहाँ का सेंट्रल बैंक है अमेरिका का, जो ब्याज दरों को तय करता है, और भारत का जो सेंट्रल बैंक है, जो रिजर्व बैंक जिसको आप कहते हैं, उनकी दोनों की मीटिंग अगले 15 दिनों में होनी, लगभग 8 फरवरी को होनी भारत की जो आरबीआई की, और इस महीने के आखिर में होनी है फेड की मीटिंग। तो ये एक उम्मीद लगी हुई थी कि भाई अब जल्दी से ही मार्च आते आते ये बात हो जाएगी कि ब्याज दरें कम होना, क्योंकि ऑल टाइम हाई है पूरी दुनिया में ब्याज दरें, तो ये कम होने की जो है उम्मीद बंधी हुई थी। और ये जो दोनों बयान आए, इससे ये उम्मीद एकदम से लोगों की, बाजार की खास करके, उस पर पानी फिर गया। तो ये जो आपने दो बयान कहे, इसके मतलब जो अगर आप आम लोगों की बोलचाल की भाषा में समझेंगे, तो सबसे पहले जो आपने बाजार गिरने का जिक्र किया, तो बाजार गिरने का कारण ये था कि बाजार के लिए हमेशा ये अच्छा होता है कि ब्याज दरें कम हो। उससे क्या होता है कि जो इंडस्ट्री है उसको नए प्रोजेक्ट लगाने में आसानी होती है, जो ग्राहक है वो उसका खर्चा बढ़ जाता है क्योंकि वो नए मकान खरीद सकता है, उसको ईएमआई कम देनी पड़ेगी। तीसरी चीज़ ये होती है कि जब ब्याज दरें ज़्यादा होती है तो आपको रिटर्न, मान लीजिए एक बैंक डिपॉजिट में ज़्यादा मिलता है, बजाय कि ज़्यादा नहीं मिलता, लेकिन वो उसका एक सेफ, वो ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। जैसे बैंक में अभी भी एफडी में अच्छा रिटर्न मिल रहा है जी। तो कोई भी जो सेफ इंस्ट्रूमेंट होते हैं वहाँ लगाना आसान होता है। तो इसलिए लोग शेयर बाजार में भी जाने से कतराते हैं, उनको लगता है वहाँ रिस्क है, यहाँ रिस्क के बिना ही मुझे अगर इतने पैसे मिल रहे हैं। तो ये 2-3 कारण हैं जिसकी वजह से शेयर बाजार का एक रिश्ता बना हुआ है कि जब जब ब्याज दरें कम होती है तो शेयर बाजार ऊपर होता है, और जब जब ब्याज दरें ऊपर जाती है, जो अभी पिछले 2 सालों से ऊपर है, तो बाजार नीचे जाता है या उतनी तेजी से बढ़ नहीं रहा है। तो यही कारण रहा कि ये बयान बाजार को लेकर नीचे आया। इसमें एक और मैं कारण बता दूं कि जो बैंक निफ्टी या जो एचडीएफसी बैंक है, उसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे जो इंडेक्सेस है उसमें। तो अब चूंकि बैंकों पर भी दबाव आ रहा है, उनकी कमाई पर भी असर पड़ने की आशंका है अगर ब्याज दरें कम नहीं, क्योंकि उनको डिपॉजिट के लिए तो एक निश्चित रकम देनी पड़ रही है, और जो लैंडिंग है वो उतने होने में दिक्कत है, या उसमें वो रेट और बढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो इस कारण उनके मार्जिन पर प्रेशर है या उनके प्रॉफिट पर प्रेशर है। ये भी एक कारण है कि शेयर बाजार ने नेगेटिवली रिएक्ट किया है। जी सर, ईएमआई के लिहाज से भी अगर हमारे दर्शकों को समझाएं आप, लेकिन उससे पहले एक मैं आंकड़ा अपने दर्शकों के सामने पेश करना चाहूँगी, क्योंकि अब जो है वो रेट जो है ईएमआई, वो होम लोन के अगर हम देखें तो 9% बढ़ गया है। जो पहले 2021 में ही रेट 6.5% था। अगर आप 50 लाख के लिए 50 लाख का लोन लेते हैं आप 20 साल के लिए, तो 2021 में देखते हैं तो आप ये 6.5% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बैठता, तो आपको देना पड़ता हर महीने 37,280 के करीब। और 2024 में यही 9% बढ़कर 44,900 के करीब आपको देना पड़ता है। तो ये जो बढ़ोतरी है 7,707 की है सर। तो ये ईएमआई पे इसका क्या असर देखने को मिल रहा है? देखिए, इसके लिए एक तो ईएमआई पर असर ये पड़ा, जो हमने कहा कि भाई अगर आपने किसी, जैसे बाजार पे असर है वैसे ईएमआई पर असर है। ईएमआई पर असर क्यों है कि भाई ब्याज दरें बढ़ गई है। तो जैसे आपने कहा कि भाई लगभग 8,000 रुपया अगर 50 लाख का लोन लिया है, तो हर महीने आपकी ईएमआई
8,000 से बढ़ गई। या इसको अगर 1 लाख रुपए प्रति 1 लाख रुपए का लोन, अगर 1 लाख का लोन लिया है जी तो 158 रुपया आपकी ईएमआई बढ़ गई है। मतलब 10 लाख के लिए लगभग 1500 रुपया आप कह सकते हैं, 1600 रुपये कह सकते हैं कि प्रति 10 लाख आपकी ईएमआई 1600 रुपये बढ़ गई। अब ये क्यों बढ़ी है? तो इसका कारण ये है, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि रिजर्व बैंक का एक रेट होता है रेपो रेट, आपने बार बार इसका नाम सुना होगा जी तो उसको कहते हैं रीपरचेज ऑप्शन रेट। मतलब ये वो दर है जिस पर रिजर्व बैंक बैंकों को कर्जा देती है। मतलब मान लीजिए एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, कमर्शियल तो बैंक्स जो भी बैंक है उनको रिजर्व बैंक जिस रेट पर कर्ज देती है उसको कहते हैं रेपो रेट। और यही रेट कट नहीं होने की बात कही थी शक्तिकांता दास ने जब अभी हमने जिसकी बात की। तो जब ये रेट पर बैंकों को जब जो ब्याज था पहले उनका जो रेपो रेट था जी ये अब आ गया है 6.5% पे। और ये जब कोरोना वायरस हुआ था तो 4% था, मतलब करीब 2.5% ये बढ़ चुका है। तो उसके अनुपात में ये जब बैंकों को महंगा कर्ज मिल रहा है तो उन्होंने अपना जो महंगा कर्ज है वो ग्राहकों पर मतलब हम पर पास ऑन कर दिया है। तो इसलिए दो चीजें हुई, एक तो आपकी ईएमआई बढ़ गई जो आपने आंकड़ा दिखाया कि 7,700 रुपये 50 लाख पे बढ़ गई, और दूसरी बात ये हुई कि अगर आप एफडी में रखें, अगर आपने फिक्स डिपॉजिट में रखें तो वहां भी आपकी को फायदा है। लेकिन ज्यादातर लोग आजकल चूंकि गाड़ी के लिए या घर के लिए या एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं तो मिडिल क्लास इससे परेशान है। और यही बात जो शक्तिकांता दास ने कहा कि भाई कोई विचार ही नहीं है अभी कि हम रेट कम करेंगे, यानी ये जो ईएमआई जो आपको देनी पड़ रही है वो इस साल भी पूरे लगभग पूरे साल भर तक शायद हमको ज्यादा ईएमआई देनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है सर, आम आदमी के जेब पे इसका भारी असर पड़ेगा। लेकिन मेरा सवाल इसी से है कि आरबीआई रेपो रेट से कंट्रोल क्या करते हैं? देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम ये है, वो एक तरह से मॉनेटरी पॉलिसी जिसको हम कहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी मतलब अगर हिंदी में कहते हैं मौद्रिक, कि भाई बाजार में ज्यादा पैसा रहेगा या कम पैसा रहेगा, मतलब लिक्विडिटी ज्यादा रहेगी या कम रहेगी, यही तय करके वो उसको एक ही काम दे रखा है जो मुख्य काम दिया है केंद्र सरकार ने, एक कानून के तहत दिया गया है। उसका काम यह है कि महंगाई को काबू रखना, और कितना रखना उसका बैंड तय है, उसको रखना है 4% का टारगेट दिया गया है कि किसी भी समय 4% से ज्यादा महंगाई नहीं होना चाहिए। उसका एक बैंड तय किया गया कि भाई 2% कम हो सकती है, मतलब ये 2% भी हो सकती है लेकिन 2% नीचे नहीं जा सकती है जी ना, वो ये 6% से ज्यादा। तो बेसिकली 2% से लेके 6% के बीच में ही महंगाई को काबू रखना ये काम है रिजर्व बैंक का। और रिजर्व बैंक इसको जब करता है, जब वो 6% से बाहर चली जाती है मान लीजिए, तब उसको सरकार को जवाब देना पड़ता है। तो पिछले साल मतलब 2022 में ये बात हुई कि भाई महंगाई की दर जो है वो लगातार 9 महीने तक 22-23 में इस रेंज से बाहर रही, 3 क्वार्टर तक। तो रिजर्व बैंक को लिख के देना पड़ा कि भाई महंगाई क्यों बढ़ रही है, क्योंकि केंद्र सरकार चाहती है कि कीमतें स्थिर रहनी चाहिए। तो ये जब आपको इन्फ्लेशन का मैंने बताया कि 2% से 6%, तो जो पिछले महीने का आंकड़ा आया है वो है 5.67, ठीक है, तो दिसंबर की मैं बात कर रहा हूँ। तो अभी भी ये 6 के करीब है, मतलब महंगाई को लाना है 4% पे, और ये आंकड़ा है 5.67। तो ये जब नीचे लाने के लिए ये क्या करते हैं कि रेपो रेट बढ़ा देते हैं, मतलब ब्याज दरें बढ़ा देते हैं। तो इसको ये समझिए कि पैसा और महंगा हो गया। अगर मान लीजिए ईएमआई में आपको जैसे 7-8 हज़ार रुपये ज्यादा देना पड़ रहा है, यही अगर 7-8 हज़ार रुपये अगर वापस 2021 के रेट पे चली जाएगी तो बहुत लोग शायद गाड़ियां खरीदने लग जाएंगे, बहुत सारे लोग शायद मकान खरीदने लगने जाएंगे। तो जो डिमांड है उसको कम करने के लिए, मतलब कंज्यूमर के लिए भी और कंपनियों के लिए भी, क्योंकि कंपनियों के पास भी जब सस्ता कर्ज होता है तो वो नया प्रोजेक्ट लगा देते हैं, उनको लगता है चलो अभी तो मुझे सस्ते में कर्ज मिल रहा है। जब कर्ज बढ़ गया तो ये जब डिमांड को कम करने के लिए वो ब्याज दरों को बढ़ा देते हैं, जो कि पिछले 2 सालों से उन्होंने किया है। और यही वजह है कि मतलब इस तरह से वो लिक्विडिटी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी भी बावजूद इसके महंगाई कम नहीं हो रही है। महंगाई चूंकि कम नहीं हो रही है इसलिए रिजर्व बैंक कह रहा है कि नहीं जी, हम तो अभी कोई विचार ही नहीं है, जब तक ये 4% जो शक्तिकांता दास ने दावोस में कहा कि जब तक 4% नहीं हो जाती है तब तक कोई सवाल ही नहीं उठता तो है। इसीलिए ब्याज दर कम ही नहीं हो रहे सर। हाँ, इसलिए कम नहीं हो रहे। और ये अनुमान है कि भाई 2024 में होंगे, लेकिन अभी भी जो महंगाई की दर अगर आप देख रहे हैं, और रिजर्व बैंक ने भी अपने लिए अगले साल के लिए भी जो टारगेट जो शक्तिकांता दास ने भी कहा कि 4.5% का, मतलब वो भी 4% से ज्यादा ही है। तो जब तक ये 4% पर महंगाई दर नहीं आती है तब तक ब्याज दरें कम नहीं होगी, ऐसा रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा। ठीक है सर, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इंडस्ट्री पे, बाजार पे, इकोनॉमी पे, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सर? नहीं, देखो श्रेया, इसको इस तरह समझिए कि ये एक तरह से ना, इसको चक्र कह लीजिए या दुष्ट चक्र कह लीजिए, कि रेपो रेट कम तब किया जाता है जब डिमांड कम होती है। क्योंकि मान लीजिए आप जब कोरोना वायरस के बाद लॉकडाउन हो गया दुनिया भर में, तो मई 2020 में
ये जो रेपो रेट था ये 4% आ गया, जो मैंने कहा अभी 6.5% पे। तो उस समय रेट क्यों घटाया गया था? क्योंकि लोग खर्चा नहीं कर रहे थे, लोग घर पे बैठे हुए थे, इकोनॉमी का पहिया एकदम से डाउन था। तो ग्रोथ का इंजेक्शन देने के लिए उन्होंने रेपो रेट को घटा दिया, और उसका फायदा भी दिखा, क्योंकि मतलब उतनी ज्यादा मंदी नहीं है, उतनी दिक्कत नहीं हुई लोगों को, क्योंकि ब्याज दरें कम थी। और आपको याद होगा उस समय तो ईएमआई की भी किस्तें थोड़े दिन के लिए स्थगित कर दी गई थी, या ब्याज भी माफ किया गया था क्रेडिट कार्ड वगैरह का। तो एक तरह से ये रिजर्व बैंक ने उस समय ब्याज दरें कम रख के, लेकिन ब्याज दरें जब कम रखते हैं तो क्या होता है कि लोग चीजें खरीदने लगते हैं, जैसे मैंने आपको भी कहा था। तो जब मांग बढ़ जाती है तो दो चीजें हुई कोरोना वायरस के बाद। एक तो मांग बढ़ गई जब कोरोना वायरस का असर कम हुआ, और दूसरा चूंकि सप्लाई चेन में पूरी दुनिया भर में सामान की किल्लत थी, तो जब पैसा लोगों के हाथ में ज्यादा था और सामान कम था, तो जब आप चेज करते, मतलब उसको अंग्रेजी में कहते हैं कि यू आर चेजिंग द गुड्स, ज्यादा लोग हैं और सामान कम है, तो आप उसके पीछे लग जाते हो तो सामान का दाम बढ़ जाता है। तो यही जो कोरोना वायरस का इलाज करने के लिए रिजर्व बैंक ने एक तरह से इंजेक्शन दिया था लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, या जो रेपो रेट को कम करने का, वही बाद में महंगाई का कारण बन गया। और ये जो मैंने कहा ये दुष्चक्र है। तो अब जो है ग्रोथ चूंकि 7% अभी भी बनी हुई है, हम देश जो हमारा देश है वो दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में से एक है। तो इसलिए जो है जब ग्रोथ बढ़ रही है तो रिजर्व, और महंगाई भी कम नहीं हो रही, तो रिजर्व बैंक के पास कोई कारण नहीं है कि वो ब्याज दरों को कम करे। तो यही जो अनुमान फेड के बारे में कह लीजिए या रिजर्व बैंक के बारे में, वो ये था कि इस साल में 3 कट्स हो सकते हैं, ऐसा कहा था फेड की तरफ से। लेकिन जो आपने बयान गवर्नर का जिक्र किया उनका, तो ये ऐसा लग रहा है कि अब ये जो है थोड़ा और अगर होगा भी तो इस साल के आखिर में होगा। तो ये बाजार के लिए भी बुरी खबर है और हमारे लिए भी है, क्योंकि हमारा ईएमआई जो है वो तुरंत से कम नहीं होने जा रहा है। जी बिल्कुल से बाजार तो 1600 अंक डाउन चला गया था, और मई जून के बाद से हम देखें तो सबसे भारी गिरावट हमें इस बार देखी गई थी। लेकिन सर इकोनॉमी पे भी आपने बात की, बाजार के लिहाज से इंडस्ट्री पे कैसे इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है? नहीं, तो देखिए इंडस्ट्री के लिए एक चिंता की बात यह है कि हमारी ग्रोथ 7% जरूर रह रही है, और हम सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। लेकिन उसका एक बड़ा कारण ये है कि सरकार कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रही है, मतलब सरकार पुल बना रही है, सरकार रेलवे में स्टेशन बना रही है, पटरियां बिछा रही है, सड़कें बन रही है, पुल बन रहे हैं। तो सरकार जो खर्चा कर रही है उसी की वजह से जो हमारे इकोनॉमी में तेजी आई हुई है। लेकिन अगर आप प्राइवेट कंजम्पशन देखेंगे, लोगों का मतलब अपना कंजम्पशन देखेंगे, या इवन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट देखेंगे, मतलब कंपनियों का इन्वेस्टमेंट आप देखें, तो वो अभी भी कम है। तो ये वजह इसकी ये है क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, ये इसका एक कारण माना जाता है। तो जब इंटरेस्ट रेट कम होंगे, तो मैंने कहा ना जैसे कंजम्पशन बढ़ता है, लोग गाड़ियां खरीदते हैं, लोन मकान खरीदते हैं, तो फिर नई चीजों की वो होती है। तो ये अभी भी जो हमारी ग्रोथ है वो सरकार लेड है, सरकार ने उसको बढ़ा रखा है, क्योंकि सरकार ने पुल बनाए तो सीमेंट कंपनियों को, लोहा बनाने वाली कंपनियों को, इन सब का काम चल रहा है। लेकिन ये गति सरकार आगे चल के कम कर सकती है। तो इसीलिए ये इकोनॉमी के लिए और कंपनियों के लिए बहुत जरूरी है कि इंटरेस्ट रेट कम आए, ताकि जैसे मैंने कहा ना कि जब ब्याज दरें कम होती है तो चाहे आम आदमी हो उसके लिए भी घर खरीदना आसान होता है, या कोई खास आदमी हो उसके लिए कोई नया यूनिट लगाना आसान होता है। तो कुल मिलाकर लोगों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है राहत के लिए। सर शो के आखिरी सेगमेंट में चलते हैं और सवाल लेंगे। तो सवाल है शिवम जी का, जो कह रहे हैं कि अगला क्रैश जो है वो म्यूचुअल फंड ही लाएगा और उनको आसार ठीक नहीं लग रहे, क्या कहते हैं आप? नहीं देखिए, हमने बहुत शिवम जी पिछली बार बहुत ढंग से आपको एक बात समझाने की कोशिश की थी कि म्यूचुअल फंड जो है वो दरअसल शेयर बाजार में ही इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर शेयर बाजार गिरेंगे तो म्यूचुअल फंड भी गिर सकते हैं, क्योंकि वो तो इन्वेस्ट ही शेयर बाजार में कर रहे हैं। लेकिन क्रैश म्यूचुअल फंड लाएंगे, ये कोई इसका कोई आधार मुझे नहीं पता है, मैं कोई बाजार का एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि जो SIP की हमने बात की थी या म्यूचुअल फंड की बात की थी, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ये कोई आप जो है ना डे टू डे ट्रेडिंग, जिसको डे ट्रेडिंग कहते हैं शेयर बाजार की, वो आप म्यूचुअल फंड के जरिए नहीं करते हैं। और जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या SIP जिसकी हमने बात की थी, उसके पीछे भी ये सोच होती है कि आप अपनी रिस्क को कवर कर लेते हैं, क्योंकि आपने 12 महीने में हर महीने किया है, तो अगर कभी मार्केट ऊपर भी है कभी नीचे भी, तो आपका 12 महीने का जो खरीदने का रेट है वो एक एवरेज आउट हो जाता है। तो अगर मान लीजिए आपने कभी एक साथ ही एक मुश्त 1 लाख रुपये लगा दिए और मार्केट गिरा हुआ है और मान लीजिए और गिर गया, तो आपको और नुकसान हो जाएगा। लेकिन वही 1 लाख रुपया अगर अपने 12 महीने में आपने लगा दिए, 10 किस्तों में लगा दिए, मान लीजिए 10-10 हज़ार करके, तो मार्केट जब ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा। तो म्यूचुअल फंड को कभी भी जो है आप लॉन्ग टर्म निवेश मानिए। हमने पहले भी कहा था कि भाई कोई आपको काम करना है, कोई बच्चे की पढ़ाई करवानी है, या कोई करियर प्लानिंग करनी है,
घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी, उसके लिए आप जो है बचत करने का एक तरीका म्यूचुअल फंड। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया ईएमआई पे हमसे बात करने के लिए और इसका इम्पैक्ट इंडस्ट्री, इकोनॉमी और बाजार पर समझाने के लिए। और दर्शकों का भी बहुत आभार कि उन्होंने सवाल अपने लिए और उनके सवाल के जवाब देने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए बिज़ तक।